नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह और आइए देखते हैं उत्तराखंड की खबरें देवभूमि समाचार में। और बात सबसे पहले आज की कैबिनेट बैठक की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश होने वाले बजट पर भी मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति जता दी है। हम आपको बता दें कि पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस साल बजट में 10% की बढ़ोतरी की गई है और ऐसे में 1.11 लाख करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर जो आगामी वित्तीय वर्ष है उसके लिए बजट के प्रस्ताव रखे जाने की संभावनाएं हैं। मंत्रिमंडल ने बजट में संशोधन किए जाने से संबंधित निर्णय के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया है। जो प्रारूप है उसमें अगर कुछ और चेंजेस करना है तो उसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी को कैबिनेट ने अधिकृत कर दिया है। जनहित के तमाम मुद्दे थे, 32 मुद्दों पर चर्चा हुई और जनहित पे चर्चा के साथ साथ बजट को लेकर भी बातें हुई। बजट माननीय कैबिनेट, जी हाँ, माननीय कैबिनेट ने बजट को अप्रूव किया और माननीय मुख्यमंत्री को इसमें कोई संशोधन होगा तो मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। देहरादून में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड प्रदेश में स्वागत है, लेकिन उन्हें राज्य की कानून व्यवस्था पर भी जवाब देना चाहिए। रावत ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री गंगा मैया की कसम खाकर यह संकल्प लें कि प्रदेश में जो हत्याएं हो रही हैं वो बंद होंगी और कानून व्यवस्था सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और इस पर केंद्र और राज्य सरकार को गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है। इसके साथ ही हरक सिंह रावत ने अंकिता हत्याकांड का भी मुद्दा उठाया और कहा कि पीड़िता को अब तक पूर्ण न्याय नहीं मिला है। उन्होंने कथित वीआईपी का नाम सार्वजनिक न होने और राष्ट्रीय नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संवेदनशील मामलों पर अपना स्पष्ट रुख रखा है और यही वो सरकार से भी चाहती है। मैं अमित शाह जी से निवेदन कर रहा हूँ, गंगा जल की कसम खाएं गंगा नदी पे जाके कि मैं अब दोबारा तब आऊंगा जब उत्तराखंड में ये हत्याएं बंद हो जाएंगी, उत्तराखंड में ये जंगली जानवरों का आतंक खत्म हो जाएगा, हमारे उत्तराखंड के अग्निवीर योजना खत्म हो जाएगी। अग्निवीर योजना में आज गंगा जल की कसम खा रहा हूँ, अग्निवीर योजना को बंद कराएंगे हम। हल्द्वानी में भारतीय जनता पार्टी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों और अन्य दलों से जुड़े लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों और पार्टी की रीति नीति से ही प्रभावित लोग हो रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी से ऐसे लोग जुड़ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि उत्तराखंड में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की दिशा में अग्रसर है और जनता का विश्वास पार्टी के साथ है। उन्होंने नए सदस्यों का स्वागत किया और कहा कि संगठन में सभी को सम्मान और जिम्मेदारी दी जाएगी। पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों को अपने परिवार में शामिल करना चाहती है जो प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, विभिन्न पदों पर रहने वाले कार्यकर्ताओं वो हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं और हम उन सबका स्वागत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। आज भी हमने सबके लिए दरवाजे खोले हैं और यह अभियान अब रुकने वाला नहीं है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में रेलवे के जमीन के अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार की सक्रियता देखने को मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर दर्जा राज्य मंत्री शंकर कोरंगा स्वयं सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिवक्ताओं के साथ साथ रेलवे के वकीलों से इसको लेकर विस्तृत चर्चा भी की।
शंकर कोरंगा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है और 19 से 31 मार्च तक विशेष कैंप इसके लिए लगाए जाएंगे, जिनमें पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका लाभ दिया जाएगा। सुनवाई के बाद हल्द्वानी लौटकर उन्होंने कहा कि कोर्ट का आदेश सकारात्मक है और इससे रेलवे विस्तार को नई दिशा मिलेगी, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था, व्यापार और पर्यटन को भी मजबूती मिलेगी। सरकार न्यायालय के निर्देशों का पालन करेगी और प्रभावित लोगों के हितों का भी सरकार ध्यान रखेगी। ऐसा है, इसमें लगातार सुनवाई चल रही थी और माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने जो भी उसमें फैसला दिया है, उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि जो ये ज़मीन है, ये राज्य की ज़मीन है और ज़मीन का इस्तेमाल कैसे करना है, यह तय करना राज्य सरकार का काम है। कुल मिलाकर के जो 31 हेक्टेयर में फैला हुआ जो क्षेत्र है और 5,236 परिवार वहाँ पर बताए गए हैं और सीधा-सीधा कोर्ट का उसमें ये कहना है, रेलवे का जो विस्तार होना है और उत्तराखंड सामरिक दृष्टिकोण से भी और हमारे जो वहाँ पर जो हमारे अभी वंदे मातरम जैसी ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं और यहाँ पर सेना का एक क्षेत्र भी, हब भी है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के भी सामरिक दृष्टिकोण से भी एक अति महत्वपूर्ण फैसला है। कोर्ट ने 18 उसके बाद क्योंकि अब उसकी जाँच भी होनी है, जो लोग उसमें रह रहे हैं, क्योंकि रेलवे की ओर से ये भी कहा गया उसमें कि भई जो ये परिवार हैं, उनका स्टेट की जो लीगल कमिटी है, हाई कोर्ट की, उस कमिटी के तहत पीएम आवास योजना के अंतर्गत आने वाले जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया का निर्धारण भी होगा और शीघ्र ही उसमें कमेटी तय करेगी कौन-कौन लोग उसमें हैं और उन पात्र लोगों को एक मानवीय आधार पर उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है और वो तय ज़मीन जहाँ भी जो भी लोग वो होंगे, उन सबका चिह्नीकरण होगा और चिह्नीकरण होने के बाद उनको पुनर्वास की व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये उसमें कहा है और सीधा-सीधा वहाँ अतिक्रमण हो रहा है, एन्क्रोचमेंट हो रहा है और जो एक स्पष्ट नीति है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मुझे जानकारी दी थी, हम लोग वहाँ थे, उन्होंने रेल मंत्री जी से इस विषय में चर्चा भी की और हमारे जो इनको देख रही थी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रेलवे ऐश्वर्या भाटी जी और स्टेट काउंसिल कमिटी के जो हमारे हैं भारत सरकार में डॉक्टर अभिषेक आत्रे जी और यहाँ से हमारे नगर आयुक्त पार्थो शर्मा जी और हम सब लोग उसमें कल सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए। रुड़की के खानपुर विधानसभा क्षेत्र में सियासी बयानबाजी अब खुली जुबानी जंग में तब्दील हो गई है। खानपुर की विधायक उमेश कुमार की पत्नी सोनिया शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर प्रणव सिंह चैंपियन पर तीखा हमला बोला है। वीडियो में सोनिया शर्मा ने कहा है कि खानपुर की जनता सब कुछ देख रही है और जो नेता केवल बयानबाजी और धमकियों की राजनीति करते हैं, उन्हें जनता समय आने पर जवाब देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रणव चैंपियन व्यक्तिगत हमलों के जरिए राजनीति का स्तर गिरा रहे हैं और राजनीति में मर्यादाओं की सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने अपने पति उमेश कुमार का बचाव भी किया और उन्होंने उमेश कुमार की कार्यशैली का बचाव करते हुए कहा कि वे जमीन पर काम करने में विश्वास रखते हैं, न कि सोशल मीडिया पर विवादों को उछालने में। इस वीडियो के बाद अब राजनीतिक हलकों में इसको लेकर सियासी चर्चा भी तेज हो गई है। स्वघोषित राजा ये कहता है कि सोनिया शर्मा कौन है, उसकी क्या औकात है, क्या वो कोई नेता है जिसे गनर मिले हुए हैं, ये सब कह रहा है। तो उसे बता दूं कि मैं उसकी पत्नी हूं जिसने तुझे तेरी औकात दिखाई थी 2022 में और बार बार दिखाता है। जब जब तू उसे ललकारता है ना, तो वो तुझे तेरी औकात याद दिला देता है। मैं वो हूं, उसकी पत्नी हूं। और मैं किस खानदान से आती हूं, कहां से बिलोंग करती हूं, ये सब मैं आज तुझे बता ही देती हूं। जो हमारा क्षेत्र है जहां पे गंगा बहती है, गंगा के उस पार बालावाली तक हमारी जागीरदारी थी। मैं नहीं कहती हम राजा थे, हम राजा हैं, क्योंकि राजशाही बहुत पहले 1947 में खत्म हो चुकी है।
इसीलिए ये सब बातें करने की हमें आदत नहीं है। तुम्हारी तरह छिछोरापन नहीं है हमारे में। वहां तक हमारी जागीरदारी थी और वहां पे हमने एशिया की सबसे पहली ग्लास फैक्ट्री उस समय 1918 में शुरू कर दी थी, जो कि 1922 में वर्किंग हो गई थी। तब शुरू कर दी थी जब लोगों के पास साइकिलें भी नहीं थी, जब लोगों को ये भी नहीं पता था कि फैक्ट्री होती क्या है। मैं इन सब चीजों में पढ़ना नहीं चाहती थी, परंतु जब आपके स्वाभिमान को ललकारा जाए, आपको सरेआम वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालकर ललकारा जाए कि हो कौन तुम, तुम्हारी औकात क्या है, तब जवाब देना तो बनता है। इसलिए मुझे आकर बताना पड़ा कि मैं कौन हूं। इसलिए बार बार किसी को ललकारना ठीक नहीं होता। ये हमारे बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं कि इनका तो पता ही नहीं है, ये कहाँ से हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, इनका मालूम ही नहीं है ये कहाँ के रहने वाले हैं, कौन है, कहाँ से आए हैं। इस तरह की अफवाहें क्षेत्र में फैलाते हैं। रुद्रपुर के अटरिया क्षेत्र स्थित अटरिया मंदिर परिसर में नमाज को लेकर विवाद शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक निर्माण कार्य में लगे एक राजमिस्त्री ने रमजान के दौरान मंदिर परिसर के पास नमाज पढ़ी और इस दौरान मंदिर कमेटी के सचिव अरविंद शर्मा ने उसे रोकने का प्रयास भी किया और इसके बाद कहासुनी बढ़ गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला और बढ़ गया। इस मामले ने तूल पकड़ लिया। घटना के बाद मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में सिडगुल चौकी पहुंचे। संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब की जा रही है। मंदिर कमेटी ने बताया कि युवक को पहले भी नमाज पढ़ने से मना किया गया था। पुलिस ने दोनों पक्षों का बयान दर्ज कर लिया है और उसके आधार पर अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। जय श्री राम। मेरा कहना यह है कि नमाज कोई आज पहली बार नहीं पढ़ी जा रही थी। पहली बात तो यह है कि यहाँ पे जो हमारा पंतनगर का एरिया है, इससे इधर कुछ है ही नहीं, ना कोई मुस्लिम व्यक्ति है, ना यहाँ कोई मज़ार है, ना कोई ईदगाह है, कुछ नहीं है ऐसा। और बगल में उसके बाहर मज़ार, मतलब आपका नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है। तो वो आदमी 3 दिन हो गए उसको नमाज पढ़ते हुए। एक दिन उसको मना किया गया, नहीं माना। दूसरे दिन मना किया गया, मेरे कर्मचारी से उसने गाली गलौज की। तीसरे दिन भी मैंने उसको पहले 2 बार मना किया, वो नहीं माना, फिर मैंने उसको उठा के भगाया वहाँ। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से माफी मांग ली है। दरअसल 21 फरवरी को एक स्कूल का नाम बदलने को लेकर विधायक के समर्थकों ने शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट की थी और इसके बाद ये मामला काफी गर्मा गया था और इस मामले ने तूल पकड़ लिया। संगठन के जो शिक्षा से जुड़े संगठन हैं, उनके सदस्यों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। बीजेपी संगठन के निर्देश पर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से माफी मांग ली है। विधायक ने कहा है कि यह दुखद घटना थी और इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी शिक्षक और कर्मचारी उनके लिए सम्मानित हैं। थोड़ा सा 21 तारीख की घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं अपने क्षेत्र में, और यही मेरा प्रेस नोट भी है, आपको मैं दे दूंगा। मैं अपने क्षेत्र में एक विद्यालय के लिए जिन्होंने ज़मीन दाता के रूप में, जिस परिवार ने ये 1.5 बीघा ज़मीन दी थी, उसके नामकरण के संबंध में स्वर्गीय श्री पदम सिंह रावत, जो अब स्वर्गवासी हैं, नहीं हैं, उस समय वो प्रधान थे, उनके नाम से उसका नाम करने के लिए शिक्षा निदेशालय में गया। इस दौरान मेरे साथ संबंधित परिवार के कुछ लोग थे। क्योंकि यह प्रकरण काफ़ी समय से लंबित था, तो बातचीत के दौरान माहौल तनावपूर्ण हुआ। मैंने जनप्रतिनिधि होने के नाते विवाद शांत करने का प्रयास किया। इस बीच जाने अनजाने में यह घटना थोड़ा सा 21 तारीख की देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय में तोड़फोड़ और मारपीट की जो घटना हुई थी, जिसको लेकर विधायक ने माफी मांग ली है, उस घटना के विरोध में बुधवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रामनगर में विरोध प्रदर्शन किया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ता तहसील परिसर पहुंचे और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम गोपाल चौहान के माध्यम से उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है और इस ज्ञापन में यह कहा गया है कि यह घटना लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है और तत्काल कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों पर भी चिंता जताई गई है। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सितारगंज के आईटीआई में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्र से सीधा संवाद किया। ये उनका चतुर्थ कौशल संवाद कार्यक्रम था जो आयोजित हुआ और गंभीरता से सुनने और उसके समाधान के लिए इसका आयोजन किया जाता है। छात्र अपनी समस्याओं को रखते हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के रास्ते इन सेमिनार्स के जरिए निकाले जाते हैं। मंत्री ने बताया कि इससे पहले भी 3 संवाद सत्र हो चुके हैं जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। कार्यक्रम में छात्रों ने खेल सामग्री, ड्रेस, कन्वेंशन सुविधा, हॉस्टल व्यवस्था और कैंटीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में जिक्र किया। विद्यार्थियों ने जो पहले सुविधाएं मिलती थीं उस पर संतोष भी जताया, लेकिन कुछ समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ है, जिसके बारे में इस संवाद के जरिए छात्रों ने उनके सामने रखा। और इसके बाद मंत्री ने आश्वासन दिया कि जो उनकी जायज समस्याएं हैं उनका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा ताकि आईटीआई में अध्ययनरत छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण वातावरण मिले और उनका कौशल और मजबूत हो सके। मैं मंत्री बना हूँ, ये चौथी बार मैंने संवाद किया पूर्व उत्तराखंड के बच्चों के साथ और एक लगातार कोशिश रही बाकी की जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें बच्चों के जो थॉट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं आईटीआई में, उसको भी हम कहीं ना कहीं समावेश कर पाए हैं उनके थॉट्स को। और पिछले 3 बार में हमने बहुत पॉजिटिव चेंजेस बच्चों के जो सोच थी उसको हमने पॉलिसी में इंकलकेट किया है और उसका पॉजिटिव हमको रिस्पॉन्स ही मिला है। आज बच्चों में बहुत खुशी थी, चाहे वो ड्रेस को लेके हो, चाहे वो कैंटीन को लेके हो, चाहे वो स्पोर्ट्स डे के लेके हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो। बच्चों ने सराहा है सरकार के एफर्ट को। और आज हमको जो कुछ समस्याएं बताई हैं, स्पेशली गर्ल्स जो हमारी बच्चियां हैं, उन्होंने हॉस्टल की फैसिलिटी को लेके थोड़ा सा अपना एक दुख सामने रखा है कि बच्चियों को पढ़ने में समस्या आ रही है, बहुत डिस्टेंस है पहाड़ों में। तो हमने उनको ये वादा किया है कि हम बहुत जल्द उन्होंने आईटीआई में हॉस्टल की फैसिलिटी खड़ी करेंगे। मंत्री जी के प्रयासों से ये जो पहल की है उन्होंने जन संवाद की या छात्र संवाद की, उससे वो सीधे हमारे जो आईटीआई के छात्र हैं उनसे उनको संबोधित करते हैं और उनकी समस्याओं से फीडबैक लेते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं। तो ये लगातार चौथा प्रयास है जिससे हम लोगों को एक्चुअल में हमारे आईटीआई में बच्चों के साथ क्या दिक्कत है वो पता चलती है। कालाढूंगी विधायक और पूर्व मंत्री वंशीधर भगत ने एक बार फिर से कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का संकेत दिया है और इसकी वजह से सियासी हलचल भी अब तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि अभी वो रिटायर नहीं हुए हैं, 1 टर्म और उनके पास है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि यदि उन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो उनका बेटा विकास भगत इस सीट से चुनाव लड़ेगा। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब बीजेपी में कालाढूंगी सीट को लेकर कई दावेदार सामने आ रहे हैं। भगत ने यह भी कहा कि अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व का होगा। इस बयान से अब यह साफ हो गया है कि भगत परिवार अपनी राजनीतिक विरासत बनाए रखने के लिए तैयार है और कालाढूंगी सीट बीजेपी के लिए काफी मजबूत सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार टिकट को लेकर प्रतिस्पर्धा भी काफी तेज है। पार्टी नेतृत्व के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कौन क्या कर रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब करें। लेकिन मैंने ये कहा था कि अभी मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, लेकिन अब पार्टी रिटायर कर देगी तो मैं क्या करूंगा। तो ये अपने मन की बात है कि मैं रिटायर नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि अभी 1 आध टर्म तो हमारा चलेगा ही चलेगा। अगर आप रिटायर नहीं होंगे तो आप स्वयं चुनाव लड़ेंगे, ये सत्य है। नहीं लड़ेंगे तो फिर राजनीतिक विरासत के तौर पे कानून से विधायक का चेहरा कौन होगा। देखिए, मैं तो चाहूंगा कि मेरा पुत्र जो है पूरी ताकत से लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि उसको टिकट मिले। तो बाकी निर्णय तो पार्टी का है ना, पार्टी जो निर्णय लेगी उस। कालागढ़
टाइगर रिजर्व से सटे गांव में जंगली जानवरों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए वन विभाग ने विशेष अभियान चलाया है। गांव के आसपास फैली घनी लैंटना झाड़ियों को हटाने के लिए विभागीय टीम ने सफाई कार्य शुरू कर दिया है और इसमें स्थानीय ग्रामीणों ने भी अपना सक्रिय सहयोग दिया है। लैंटेना की झाड़ियां जंगली जानवरों के छिपने के लिए सुरक्षित स्थान बन जाती हैं और इससे खेतों और आबादी के क्षेत्र के पास उनकी मौजूदगी बढ़ जाती है। इससे ग्रामीणों पर अचानक हमले का खतरा भी बना रहता है। वन विभाग का यह कहना है कि झाड़ियों को हटाने से विजिबिलिटी बढ़ेगी और मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में भी कमी आएगी। इस अभियान के तहत गांव के बाहरी इलाकों में लगातार निगरानी भी की जा रही है ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते टाला जा सके। जो प्रोग्राम हमने ये डिसाइड ऑर्गेनाइज किया, इसका मेन इंटेंशन है कि हमारा कॉर्बेट क्षेत्र से लगे हुए गांव में लगातार वाइल्ड लाइफ का साइटिंग्स हो रहा है और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशंस होने का संभावना है। इसलिए हमको हमारा लोकल कम्युनिटीज़ से ये बार बार ये एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप हमारा विलेजेस में लगे हुए लैंटाना को रिमूव करो। इसलिए और लैंटाना से भी और भी जंगल को भी नुकसान है, हमारा कॉरिडोर्स का भी ब्लॉक हो रहा है, फौना का भी डिस्टर्ब हो रहा है। इससे जो आज जो गांव की जो सबसे बड़ी दर्द है, पहाड़ों की जो सबसे, ये झाड़ियाँ ही है। क्योंकि इन झाड़ियों में देखो लोग तो कम बचे हैं, इन झाड़ियों में जानवर छुप जाता है और उससे हमारी जो है सुरक्षा की जो दृष्टि से अगर इस पॉइंट को देखें तो वो बहुत कम हो जाता है। तो इंसान को अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने मवेशी पशुओं के लिए हर जगह से जानवर की ही डर होती है। अगर इस प्रकार से जो ये आज इतनी टीम में फौज ने और फॉरेस्ट ने, लोकल कम्युनिटी ने, लोकल संस्थाओं ने जो है आज इस काम को किया, तो इससे निश्चित रूप से हम सभी को राहत मिलेगी। ये बहुत अच्छा कार्य है। देहरादून के रिस्पना नदी के किनारे बसी कॉलोनी के 114 परिवारों को एमडीडीए ने नोटिस जारी किया है और इन परिवारों को देहरादून नगर निगम द्वारा बनाए गए हाउसिंग फ्लैट्स में शिफ्ट होने के लिए कहा गया है। कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। एमडीडीए उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी ने बताया कि ये परिवार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रह रहे हैं, जहां बारिश और बाढ़ के दौरान जीवन को खतरा हो सकता है। इस संदर्भ में नगर निगम ने उन्हें सुरक्षित आवास आवंटित किए हैं और अब अंतिम नोटिस जारी किया गया ताकि लोग शीघ्र वहां शिफ्ट हो सकें। जो स्थान उनके रहने के लिए आवंटित किया गया है उस क्षेत्र को ग्रीन एरिया के रूप में अब विकसित किया जाएगा। इन लोगों के वहां से शिफ्ट होने के बाद भविष्य में वहां कोई अतिक्रमण न हो, इसका भी प्रशासन और निगम खासतौर से ख्याल रखेगा। 114 परिवार हैं और वो लोग चूंकि जो फ्लड प्लेन एरिया यानी जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है उसमें रह रहे हैं और कभी भी बारिश के समय या बाढ़ के समय ये जीवन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, जनहानि की आशंका है। तो सुरक्षित जगह पर नगर निगम के द्वारा उनको देने के लिए आवास बनाए गए हैं। उस आवास का आवंटन भी जो लाभार्थी हैं उनको कर दिया गया है। इसके बावजूद कई बार हम लोगों ने कहा भी, नोटिस भी दिया एमडीडीए के स्तर से कि आप लोग मकान को जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में है उसको छोड़ करके जो आवंटित मकान है उसमें प्रवास करें, ताकि जहाँ पर रह रहे हैं उसको हम लोग एक ग्रीन एरिया के रूप में विकसित करेंगे और भविष्य में वहाँ पर कोई अतिक्रमण न हो, बाढ़ से मिट्टी का कटाव न हो, उसकी सुरक्षा के उपाय भी करेंगे। तो उसको अंतिम नोटिस हमने दिया है प्राधिकरण की तरफ से कि शीघ्र ही उसको नया जो उनका आवंटित आवास है वहाँ पर वो लोग शिफ्ट। रामनगर के कठिया पुल खनन गेट में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में 4 डंपर और 1 ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। सीओ रामनगर सुमित पांडे ने बताया कि एसएचओ सुशील कुमार के नेतृत्व में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। नदी क्षेत्र में छापेमारी के दौरान पुलिस को देखते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई। सभी वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान की कार्रवाई की गई है और अवैध खनन की रिपोर्ट खनन विभाग को भेज दी गई है। मौके से 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ भी हुई और फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। खनन विभाग के मुताबिक डीएफओ प्रकाश आर्या के आदेश पर
पिछले 5 दिनों से निकासी बंद थी, फिर भी अवैध गतिविधियां जारी थीं। अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। कोतवाली रामनगर है, उसको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ गाड़ियां जो है अवैध रूप से खनन कर रही हैं। तो इसमें कार्रवाई करते हुए जो SHO रामनगर हमारी टीम वो गए वहाँ पर मौके पे गए और वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ गाड़ियाँ जो है वो सही में अवैध खनन कर रही थी, जिसमें जो SHO रामनगर उनके द्वारा जो सारी गाड़ियाँ 4 डंपर हैं और एक ट्रैक्टर है, इनका MVF में चालान कर दिया है और खनन की रिपोर्ट जो है खनन विभाग को भी प्रेषित। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के बैजनाथ थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आरोप है कि पारिवारिक कलह के चलते मां ने अपनी 22 दिन की नवजात की हत्या कर दी थी। परिवार के मुताबिक घटना के समय घर पर केवल मां और बच्ची मौजूद थे। इस पूरे मामले को लेकर अब मामला थाने में दर्ज कराया गया है और अब कार्रवाई पुलिस की तरफ से जारी है। कोरंगा जो कि ये बैजनाथ के रहने वाला है, इन्होंने थाना बैजनाथ में एक लिखित तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने ये उस लिखित तहरीर में ये अवगत कराया है कि उनकी बहू के द्वारा जो उनकी बच्ची थी 22 दिन की, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसके संबंध में आज थाने में हमने इसमें एक मुकदमा पंजीकृत कर दिया है सेक्शन 103 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत, जिसमें इसमें आज ही मुकदमा दर्ज हुआ। तो देवभूमि समाचार में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।